कोचिंग सेंटर। तो कैसे हैं सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट ठीक ठाक। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सारे कोई पढ़ सके। जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 19, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 19। तो इस पार्ट में हम लोग टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है इसके बारे में जिक्र करेंगे। क्लास 11 में हमने सीखा था कि टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। और टॉर्क किसी एक्सिस के थ्रू निकलता है जिस एक्सिस के थ्रू वो रोटेट करता है ना। तो हम लोग एक्सिस को रिस्पेक्ट लेकर सारा चीज़ कार्य करेंगे यहाँ पर। तो डायपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होता है, देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा सिलेबस जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया कैपिटल ई मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया जिसका डायरेक्शन इधर से उधर है ना, उस ओर जा रही है, इधर से उधर जा रही है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें मैंने एक डायपोल को प्लेस कर दिया, तो डायपोल को यहाँ पर मैंने रख दिया। डायपोल कैसे बनता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल चार्ज। तो एक निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के लेंथ क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, 12 हम लोग लेते हैं। तो मैंने डायपोल को प्लेस कर दिया, इलेक्ट्रिक डायपोल को। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया तो आप देखिए ये डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये डायरेक्शन क्या सब, ये देखा ना, ये लाइन सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सारी लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो बराबर दूरी पर रहता है ना। यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रॉस कर रही है ना। बात समझ में आ रहा है, ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही है। सबको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, ठीक ना। अब देखिए जो ये एंगल थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पी वेक्टर के बीच में। पी वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की होगी, मतलब पी वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक ना। ये हमारा पी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप इमेजिन कीजिए ये हमारा पी डायरेक्शन हुआ, है ना। पी का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ऐसे, है ना, निगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। तो पी वेक्टर क्या हो गया, यहां से ऐसे एक ऐसा वेक्टर बनेगा, वो पी वेक्टर बनेगा। यहां से ऐसे, यहाँ पर हेड रहेगा, यहाँ पर टेल रहेगा। तो ये जो हमारा बनेगा क्या बनेगा, पी वेक्टर। और ये हमारा ई वेक्टर इधर है। तो ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में जो एंगल है, वेक्टर एंगल, थीटा क्या है, वेक्टर एंगल है। थीटा क्या है, वेक्टर एंगल। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, ओके। अब देखिए जैसे मैंने डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, रखा, तो प्लस क्यू पर आप जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखे या नेगेटिव चार्ज रखे तो उस पर फोर्स लगता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज लगेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर फोर्स लगेगा, है ना। पार्ट 15 या 14 में हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए अब निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट लगेगा, अपोजिट फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहां पर कौन सी फोर्स लगेगी, क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर क्यू इंटू ई, ठीक है। अब समझ रहे होंगे। अब देखिए जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स लगेगा, कब, जब पॉजिटिव रहेगा। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके विपरीत लगेगा फोर्स, कब, जब चार्ज निगेटिव रहेगा। चार्ज इज पॉजिटिव टुवर्ड द सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही लगेगा फोर्स, और निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत लगेगा। तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। आप देख रहे हैं कि इफ एनी डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन एफ नेट इक्वल टू 0 ऑलवेज। जब भी आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी डायपोल को रखते हैं तो आप गौर से देखिए, एक इधर फोर्स लग रहा है क्यू, एक इधर फोर्स लग रहा है क्यू, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। एक क्यू इधर लग रहा है, क्यू इधर लग रहा है कि नहीं, Q इंटू ई और Q इंटू ई इधर लग रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा,
QE माइनस QE इक्वल टू जीरो। तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ऑलवेज, हमेशा जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखेंगे तो उस पर टोटल नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। बात समझिए, यहां पर टोटल नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक ना। कब, जब किसी भी डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो। ओके, ये क्या समझाना चाह रहा है, ये बोलता है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, मतलब आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, लीनियर मोशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एफ नेट क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, मतलब लीनियर में मोशन नहीं है, लीनियर में मोशन नहीं है, मतलब यहां पर सिर्फ रोटेशन है, ट्रांसलेशन नहीं है, सिर्फ रोटेशन है। अब देखिए, ये फोर्स क्यू इधर लगा, एक फोर्स क्यू इधर लगा, नेट फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, गौर कीजिएगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है ना। तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, सेम पॉइंट पर नहीं है, मतलब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। इसके कारण दोनों तो बराबर लग रहा है, दोनों बराबर लग रहा है, साथ ही साथ दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इसी कारण से यहां पर जो डाइपोल होगा, ये मान लेते हैं डाइपोल है, तो ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, तो यहां पर एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, तो नेट फोर्स तो जीरो है, तो लेकिन नेट फोर्स जो जीरो है, एक इधर एक इधर, तो नेट फोर्स जीरो का मतलब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, मतलब ट्रांसलेशन नहीं होगा, सिर्फ वहां पर रोटेशन होगा। तो कैसे रोटेशन होगा, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, ये वाला लाइन, और इसका लाइन ऑफ एक्शन नीचे वाला होगा, तो दोनों सेम नहीं होने के कारण जो हमारा फोर्स लगेगा वो फोर्स दोनों को रोटेट करना चाहेगा। ये फोर्स क्या करना चाहेगा, ये फोर्स चाहेगा कि इस चार्ज को नीचे लाए, नीचे, ठीक है। ये फोर्स क्या करेगा, इस चार्ज को ऊपर ले जाना चाहेगा, तो ये ऊपर ले जाना चाहेगा, ये नीचे लाना चाहेगा, तो दोनों एक दूसरे को नीचे ऊपर करना चाहेगा। इसके कारण ये जो डाइपोल है वो रोटेट करने लगेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगा, ऐसे रोटेट करने लगेगा, है ना। तो ये रोटेट करने लगेगा, और जब रोटेशन आता है तो क्या आता है, टॉर्क आता है। जब रोटेशन आता है तो क्या आता है, टॉर्क आता है। तो रोटेशन किसके थ्रू कर रहा है, रोटेशन इस यहां पर सेंटर ऑफ मास के थ्रू कर रहा है। जो हमारा डाइपोल है, यहां पर जो सेंटर है वो सेंटर के थ्रू ये रोटेट करेगा। ओके, बात समझ में आ रहा है, ये सेंटर के थ्रू रोटेट करेगा, ठीक ना। आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए, ये एक फोर्स लगा रहा है, तो सेंटर के थ्रू ये ऐसे रोटेट होगा, मान लेते हैं ये सेंटर हमारा ऐसे, ये रोटेट हुआ, तो इसके थ्रू ये रोटेट होगा, तो टॉर्क मान लिए T1। अब ये भी तो रोटेट करेगा, तो दो फोर्स है तो दो टॉर्क आएगा, जब दो फोर्स है तो दो टॉर्क आएगा, तो एक टॉर्क इधर, क्योंकि आप इस फोर्स को, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स नीचे खींचना चाहेगा, नीचे खींचना चाहेगा तो ऐसे रोटेट होगा, तो जी कैसे, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो टॉर्क भी क्लॉकवाइज होगा। अब देखिए, ये ऊपर ले जाना चाह रहा है ना, तो ये भी क्या है, क्लॉकवाइज है, तो यहां पर भी टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में आप ले रहे हैं, सेंटर के, है ना। तो चले इसको नोट डाउन कीजिए, सबसे पहले नोट डाउन कर लिए, पॉज करके नोट डाउन कर ले। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, जो यहां पर टू फोर्स लग रहा है लेकिन इक्वल है, लेकिन उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वो लिखेंगे टू नाउ टू इक्वल एंड अपोजिट forces, two equal and opposite forces which do not have same line of action, same line of action, then it will rotate about center of mass,
या सेंटर ऑफ डाइपोल ओ। ओके, देन अगर दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम रहता, मतलब इधर एक क्यूई लगता और एक इधर क्यूई लगता, तब भैया इस समय कोई टॉर्क नहीं लगता, कोई रोटेशन नहीं होता, है ना। अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाए, मतलब ये देखिए यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं ओ, तो इस पर फोर्स क्यू इधर लग रहा है, इधर एक क्यू लग रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम हो गया। जब दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगा तो टॉर्क नहीं रहेगा, वहां पर टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब रोटेशन, कोई रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस व्हिच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, देन इट विल रोटेट about center of dipole O, है ना, किसके थ्रू, सेंटर ऑफ डाइपोल O के थ्रू। कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, इधर वाला तो आप लिख लिए होंगे। चलिए अब देखिए क्या करना है, आगे चलते हैं। आप जानते हैं कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, लेकिन किसके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, गौर कीजिएगा। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है, टॉर्क को टाउ बोलते हैं ना, टॉर्क को क्या बोलते हैं, टाउ। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमें लेना है। ठीक है ना, कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू हो। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए आप जानते हैं, हेंस देयरफॉर टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो टाउ आप देख रहे हैं, एक T1, एक टाउ 1, एक टाउ 2, एक टॉर्क 1, एक टॉर्क 2, देखे ना, एक प्लस वाला एक माइनस वाला के चलते, ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत। लेकिन अब देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्लॉकवाइज, मतलब ये भी इसका मैग्नीट्यूड इनटू क्लॉकवाइज प्लस टाउ 2 इंटू क्लॉकवाइज कोई दिक्कत, वेक्टर क्वांटिटी है, तो टाउ 1 मैग्नीट्यूड क्लॉकवाइज, टाउ 2 क्लॉकवाइज, दोनों का सेम डायरेक्शन है, ठीक ना। अब आगे आइए, इसको आप लिख लिए हैं, नोट डाउन कर लिए, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए करना क्या है आगे, तो देखिए नाउ टाउ इक्वल टू, दोनों का सेम डायरेक्शन है तो क्या बोलेंगे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब देखिए गौर कीजिएगा, टाउ 1 क्या होगा, टाउ क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या है, Q इंटू ई, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, अब गौर कीजिएगा, सेंटर से, तो सेंटर से O से प्लस Q चार्ज तक की लेंथ क्या है, L, लेकिन सेंटर के, जो सेंटर से जो एक्सिस आ रहा है, अब गौर कीजिए डायग्राम में आप बना लीजिए, डायग्राम में आप फिलअप कर लीजिए,
ये डायग्राम था, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। तो अब डायग्राम में फिल कर लीजिए, ये सेंटर है O, तो ये लेंथ L था, ये पहले से था, है ना। ये भी लेंथ क्या है, L है, ठीक है। ये एंगल थीटा था, ठीक ना। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L cos L sin थीटा, L sin थीटा। ये अगर L है और ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा L sin थीटा, दोनों केस में। तो आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, उसमें आपको सिर्फ करना क्या है, सारा चीज सेम, मतलब उस डायग्राम में एक और फिल कर लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं परफेक्ट बना दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कैसे करना है। बस चार्ज रखा हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है। यहां सेंटर था, यहां से एक परपेंडिकुलर O है, यहां से ऐसे था, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये L sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये L था, यहां से ये जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, L sin थीटा हो जाएगा। ये ऐड कर लीजिए, है ना। सेंटर से प्लस क्यू चार्ज से इस पर गिराइए, इस डैश डैश वाले पर, तो वो क्या हो गया, L sin थीटा। इस चार्ज से, इस सेंटर से नीचे वाले डैश डैश वाला में गिराइए, वो क्या हो गया, L sin थीटा। क्योंकि ये थीटा है और ये L है, तो ये L sin थीटा है, ये L cos थीटा। लेकिन हमको परपेंडिकुलर से मतलब है, सेंटर के परपेंडिकुलर से, है ना। तो उसी को लेकर चलेंगे, आप इसको ऐड कर लीजिए। सेंटर के थ्रू ऐसे गिराइए L sin थीटा, फिर यहां से एक ऐसे गिराइए L sin थीटा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे, मान लीजिए कि ये सेंटर है, तो सेंटर का एक्सिस क्या होगा, ये बीच से जाते हुए से एक्सिस क्या होता है, उस जिस पॉइंट, उस पॉइंट से जाते हुए एक लाइन, तो इस पॉइंट से एक अंदर एक रेखा जा रही है, लाइन जा रही है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, इस लाइन, मान लीजिए ये लाइन है, ये एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर ये कहलाएगा, मतलब ये वाला लाइन, L sin थीटा, L sin थीटा, ठीक है। इरेज कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर QE L sin थीटा प्लस Q इंटू E L sin थीटा, तो क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉक वाइज, है ना, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए टाउ इक्वल टू क्यू साइन थीटा, इसको क्या बोल सकते हैं, 2QE L sin थीटा, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब टाउ इक्वल टू Q2QL, है ना, 2QL क्या बनता है, P, तो P sin थीटा, गौर कीजिएगा, 2QL क्या बनता है, P बनता है, तो P sin थीटा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत, अब आगे चलते हैं। तो देखिए क्लॉकवाइज हो गया। अब यहां पर देखिए, तो टाउ इक्वल टू आपको क्या मिला, टाउ वेक्टर इक्वल टू PE साइन थीटा इंटू क्लॉकवाइज। अब गौर कीजिएगा, इधर वेक्टर है, इधर वेक्टर क्वांटिटी है, तो इधर भी मुझे वेक्टर लाना होगा। और आप जानते हैं कि वेक्टर कैसे आता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर देता है। अब गौर करके यहां पर सिर्फ आप समझिए, साइड में ये आपको लिखना नहीं है, सब इस साइड वाला सिर्फ इमेजिन कीजिए, जब P क्रॉस E कर देंगे तो क्या डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि किसका डायरेक्शन होना चाहिए, P साइन थीटा। जैसे हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर AB साइन थीटा इंटू n कैप, पढ़े थे कि नहीं, n कैप डायरेक्शन हो गया। और वो डायरेक्शन क्या होता था, हमेशा परपेंडिकुलर टू द A वेक्टर एंड B वेक्टर, A वेक्टर और B वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर होता था क्रॉस उसका, मतलब A क्रॉस B जो आएगा वो दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, A पर भी और B पर, मतलब AB का प्लेन पर, वो किस पर परपेंडिकुलर होता था, AB के प्लेन पर। अब देखिए P साइन थीटा, डायग्राम में देखिए, डायग्राम में आप गौर कीजिएगा, तो डायग्राम में E इधर है और P इधर है, इमेजिन कीजिए
टी ऐसे है निगेटिव से पॉजिटिव और ई वेक्टर इधर है और ये थीटा है ना। तो जब आप ई क्रॉस पी करते हैं, ई क्रॉस पी करते हैं, तो ई क्रॉस पी अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ईपी साइन थीटा। तो डायरेक्शन क्या मिलेगा, ई क्रॉस पी एंटी क्लॉकवाइज, ई क्रॉस पी देख रहे हैं ना, ई क्रॉस पी, पी के पास जाइए, ई से पी के पास, तो किधर मुड़ा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन अब इसी को आप देखिए एक और समझने के लिए, अब जब हम P क्रॉस E करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, P साइन थीटा। लेकिन डायरेक्शन क्या मिलेगा, देखिए गौर से, P क्रॉस E तो क्या मिला, क्लॉकवाइज, P क्रॉस E है ना, P से E के पास, तो क्लॉकवाइज मिला, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्या मिला, क्लॉकवाइज। लेकिन मुझे लेना क्या था, क्लॉकवाइज, लेना क्या है, क्लॉकवाइज। इसीलिए हम लोग टाउ वेक्टर बराबर ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है ना। मतलब टाउ वेक्टर बराबर क्या लिख देंगे, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्योंकि पी साइन थीटा मिल गया, क्लॉकवाइज मिल गया। तो ये किसके बराबर है, पी क्रॉस ई वेक्टर के बराबर। सबसे पहले ये नीचे वाले पार्ट को आप लिखिए, नीचे वाले पार्ट को पॉज करके साइड में लिखिए, साइड में, ताकि आपको समझ में आए, साइड में लिखिएगा, ठीक ना। लिख लिए, पॉज करके लिख लीजिए, पॉज करके लिखिए, ओके। चलिए पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, तो आपने देखा जो डाटा आया है वो डाटा एक्चुअली किसका है, वो डाटा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। लेकिन कैसे, अभी मैंने आपको दिखाया। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो टॉर्क किसका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है, टॉर्क किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, पी वेक्टर और ई वेक्टर का, ई और पी का नहीं, पी और ई का। तो टॉर्क क्या हो गया, टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, ओके। एनी प्रॉब्लम, आप इसको लिख लीजिए, ये हमारा फाइनल डेरिवेशन हो गया, ये हमारा फाइनल डेरिवेशन हो गया। कोई दिक्कत, लिख लिए, इरेज करूं, पॉज करके लिख लीजिए, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। ये टॉर्क सेंटर ऑफ डायपोल के थ्रू निकल रहा है, क्योंकि टॉर्क जो निकलता है, अरे भैया कोई भी चीज घूमेगा कैसे, वो अपने सेंटर के थ्रू घूमेगा, है ना। कोई भी चीज घूमने के लिए उसका एक्सिस होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इमेजिन कीजिए ये घूम रहा है ना, रोटेट कर रहा है, लेकिन किसके थ्रू, इस मार्कर के थ्रू। तो ये हमारा एक्सिस बन गया। तो जो डायपोल मूव कर रहा होगा, ये हमारा डायपोल मान लेते हैं, तो ये मूव कर रहा होगा तो इस सेंटर के थ्रू मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। तो इस सेंटर के थ्रू मूव कर रहा है, तो सेंटर पर जो एक्सिस बना होगा ऐसे बना होगा, ऐसे इसको बीच से चीरते हुए जा रहा होगा। ये लाइन जो इस पॉइंट को बीच से निकल रहा होगा, जब मतलब इस पॉइंट से जो बीच लाइन निकल रही होगी, ये सीधी वाली लाइन, इस पॉइंट से जो सीधी वाली लाइन निकल रही है, इमेजिन कीजिए ऐसे, देख रहे हैं ना, ये हमारा एक्सिस है, उसी के थ्रू हम लोग टॉर्क निकाल रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, यहां पर अब बात करेंगे हम लोग, जब इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, टॉर्क की मैग्नीट्यूड की, तो क्या बोलते हैं, पी साइन थीटा। यहां पर थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर थीटा की वैल्यू कुछ भी हो तो हम लोग मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं। तो भैया इधर भी लगा दो, कोई दिक्कत, पीई साइन थीटा। अब थीटा कुछ भी हो भैया, मॉड लग गया तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही देगा, कोई दिक्कत। तो टॉर्क का मॉड इक्वल टू पी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ओके। अब बात करते हैं केस नंबर 1 की।
when torque is maximum, when torque is maximum, when is this torque is maximum, टॉर्क मैक्सिमम, जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम, ठीक है। व्हेन इज दिस टॉर्क मैक्सिमम, मतलब इस टॉर्क को मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, टॉर्क मैक्सिमम कब हो, तो चलिए बात करते हैं। व्हेन इज दिस टॉर्क मैक्सिमम, ठीक है। तो जब टॉर्क मैक्सिमम होगा, सबसे पहले टॉर्क होता क्या है, तो P sin थीटा, मैग्नीट्यूड हो गया हमारा, गौर कीजिएगा। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो टॉर्क अगर मैक्सिमम होना है तो टॉर्क को मैक्सिमम होने के लिए हमें थीटा की वैल्यू मैक्सिमम करनी होगी, मतलब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम करनी होगी। तो टॉर्क अगर मैक्सिमम होगा इफ साइन थीटा इज मैक्सिमम, साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। कोई दिक्कत, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो टाउ बराबर पी साइन थीटा, जब टॉर्क मैक्सिमम होगा, ये कब होगा, जब टॉर्क मैक्सिमम होगा, तो ये कब पॉसिबल है, इफ साइन थीटा की वैल्यू, ये तो फिक्स है हमारा, P तो वैल्यू फिक्स है, Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिए, वो भी फिक्स है, कांस्टेंट है। लेकिन कौन बदल सकता है, थीटा की वैल्यू बदल सकती है, कभी 30 डिग्री, कभी 15 डिग्री, कभी 10 डिग्री, कभी 80 डिग्री, कभी 90 डिग्री, कभी 110 डिग्री, कभी 120 डिग्री, कभी 180 डिग्री, तो ये बदल सकती है। तो ये वेरिएबल हो गया, मतलब टॉर्क डिपेंड किस पर कर रहा है, साइन थीटा पर। टॉर्क डिपेंड किस पर कर रहा है, साइन थीटा पर। अगर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो टॉर्क भी मैक्सिमम होगी। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, इफ साइन थीटा इज मैक्सिमम। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो हमारा टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब थीटा की वैल्यू 270 डिग्री, तो साइन थीटा -1 आता है। जब थीटा की वैल्यू 270 डिग्री होगी तो साइन थीटा की वैल्यू 270 डिग्री होगी, तब साइन थीटा क्या होगी, -1 होगी। लेकिन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 270 डिग्री में भी हम लोग का टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। 270 डिग्री में भी हमारा टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ओके। और 270, अब गौर कीजिएगा, ये ई वेक्टर, गौर कीजिए, जब पी वेक्टर और ई वेक्टर ये 90 डिग्री हो जाए तो भैया इधर वाला क्या होगा, 270 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, मतलब 270 में भी मैक्सिमम होगा और 90 में भी मैक्सिमम होगा। अगर वेक्टर एंगल की बात करते हैं तो सिर्फ 90 डिग्री लेंगे, ये नहीं लेंगे। और जनरल एंगल लेने की बात करेंगे तो ये भी लेंगे तो मैक्सिमम, ये भी लेंगे तो मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए। जब वेक्टर एंगल की बात होगी तो इसको लेंगे, क्योंकि वेक्टर एंगल क्या है, मिनिमम होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन जब टॉर्क मैक्सिमम होता है, जब टॉर्क मैक्सिमम होता है तब हमारा जो डाइपोल वो अस्टेबल, बात करते हैं जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा, तब वहां पर अस्टेबल और अनस्टेबल की बातें होंगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए, आपने यहां क्या देखा, आपने फर्स्ट केस में देखा कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब when p वेक्टर एंड e वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब एक और यहां पर आपने क्या निष्कर्ष निकाला, दैट इज tau is maximum if p vector and e vector
आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तब टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, इफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब वैल्यू कितनी होगी, तो भैया साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम, 1। तो भैया टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा, पी साइन थीटा, मतलब टॉर्क मैक्सिमम क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज टॉर्क मैक्सिमम इक्वल टू पीई साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 90 डिग्री। तो टाउ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, हमारा टाउ मैक्सिमम हो जाएगा पीई साइन 90 डिग्री 1 हो गया। अब बताओ कि, अब बताइए कि पी क्या होता है, क्यू इंटू 2L, और ई ये हमारा हो गया मैक्सिमम टॉर्क, Q इंटू 2L इंटू ई, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना। और डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हैं क्लॉकवाइज। ओके, एनी प्रॉब्लम, नो। और टॉर्क की डायरेक्शन P वेक्टर एंड E वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा। टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो P वेक्टर और E वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि टॉर्क क्या है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है वो दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। ओके, आप इसको लिख लीजिए, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। पॉज करके लिख लीजिए, इरेज करूं, ओके, इरेज मैं कर देता हूं, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। आप देख रहे होंगे कि पहला केस हो गया मैक्सिमम की बात, अब मिनिमम की बात करते हैं, जीरो की बात करते हैं, ये सारी बातें करेंगे, है ना। दूसरा क्या बात करेंगे हम लोग, व्हेन इज दिस टॉर्क मिनिमम और जीरो, टॉर्क मिनिमम और जीरो, ठीक ना। एक तरह से क्वेश्चन हो गया, व्हेन इज दिस टॉर्क मिनिमम और जीरो, कब होगा टॉर्क मिनिमम, कब होगा टॉर्क जीरो, कब होगा। इसके पहले वाला भी एक तरह से क्वेश्चन समझिए, व्हेन इज दिस टॉर्क मैक्सिमम, मतलब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी या 270 डिग्री होगी। अगर वेक्टर एंगल लेंगे तो 90 डिग्री बोलेंगे, ओके, और जनरल एंगल की बात करेंगे तो 90 डिग्री। अब जनरल ढंग से समझा जाए तो टॉर्क कहां पर मैक्सिमम होगा, जब P और E वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होगा। If P vector and E vector are perpendicular to each other, then torque is maximum about center of dipole, that means O। अब देखिए, अब टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब टॉर्क मिनिमम कब होगा, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, P sin थीटा। आप जानते हैं कि टॉर्क डिपेंड किस पर करता है, ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, लेकिन साइन थीटा वेरिएबल है, ये बदलते रहेगा, तो टॉर्क डिपेंड करेगा साइन थीटा पर। अब साइन थीटा जब मिनिमम होगा, साइन थीटा जब मिनिमम होगा तो हमारा टॉर्क भी मिनिमम होगा। तो साइन थीटा टॉर्क जो होगा, अगर टॉर्क मिनिमम चाहिए, टॉर्क अगर मिनिमम चाहिए, इफ साइन थीटा इज मिनिमम, इसको मिनिमम होना होगा, साइन थीटा इज मिनिमम। अब साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, है ना, मिनिमम वैल्यू, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी कितनी होगी, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। अगर वेक्टर एंगल के केस में ले तो 0, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन -1 नहीं लेंगे, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 यहां पर इसलिए लेंगे क्योंकि मैं वेक्टर एंगल की बात कर रहा हूं। पिछले वाले में भी मैंने वेक्टर एंगल की बात किया, तो वेक्टर एंगल क्या होगा, 0 से 90 के बीच में। अब देखिए, साइन थीटा मिनिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू 0 होगी। अभी 0 कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री हो
या थीटा 180 डिग्री हो, दो केस में होता है। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री तो साइन थीटा क्या होता है, 0 होता है और ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि नहीं साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 लीजिए, ऐसे जो हम लोग जानते हैं, लेकिन -1 लेते हैं तो क्या बन जाएगा, -p और माइनस निगेटिव तो मैग्नीट्यूड होता नहीं है, तो मॉड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वही मैक्सिमम वाला आ जाएगा। p आया था ना अभी, मैक्सिमम क्या आया था, p इंटू ई। तो यहां पर अगर साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 अगर आप लेते हैं, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 अगर लेते हैं आप, तो -p बन जाएगा, और -p का मॉड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, p आ जाएगी, तो मैक्सिमम वाले को बता दिया। इसीलिए हम लोग वहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो 90 और 270 के लिए आपको बता दिए, क्योंकि 270 के लिए भी माइनस आएगा, है ना, और 90 के लिए 1 आएगा। 270 के लिए साइन थीटा क्या आता है, -1, और 90 के लिए क्या आता है, 1 आता है। लेकिन मॉड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही तो आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, लेकिन हमको मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम टॉर्क क्या होगा, जब साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी, और इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे चल रहे हैं हम लोग। अब इसमें आप क्या समझे कि मिनिमम का मतलब क्या हो गया, जब साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री तो साइन थीटा क्या होगा, मिनिमम 0, इसका मतलब टॉर्क मिनिमम क्या हो जाएगा, टॉर्क मिनिमम हो जाएगा 0, इसका मतलब टॉर्क मिनिमम क्या हो जाएगा, 0, मैक्सिमम पीई और मिनिमम 0। कोई दिक्कत। अब देखिए दो केस यहां पर, पहला जब थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होता है, तो थीटा की वैल्यू जब आप 0 रख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, आप क्या कर रहे हैं, टॉर्क को, अब देखिए p वेक्टर ये हो गया हमारा, तो p वेक्टर और e वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो जब आप p वेक्टर की डायरेक्शन e वेक्टर की ओर होगी, तो देखिए अब यहां पर जो फोर्स लगेगा प्लस q पर इधर लगेगा, माइनस q पर इधर लगेगा, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया। और मैंने आपको आज बताया है कि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अगर फोर्स का सेम होगा तो टॉर्क नहीं होगा, इसीलिए यहां पर टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा, देखिए गौर से, इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया। देख रहे हैं ना गौर से, देखिए दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया, ये लाइन दोनों का लाइन सेम हो गया, इसका मतलब यहां पर टॉर्क 0 होगा। तो देखिए दे भी रहा है, कोई दिक्कत। लेकिन जब p वेक्टर और e वेक्टर दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो, दैट मींस थीटा विल बी 0, देन इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अ स्टेबल इक्विलिब्रियम को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या हो रहा है, डायपोल कैन नॉट रोटेट, यहां पर डायपोल रोटेट नहीं कर रहा है, तो इसमें हम लोग एक और चीज ऐड कर सकते हैं, एंड डायपोल कैन नॉट रोटेट, यहां पर डायपोल रोटेट नहीं कर रहा है क्योंकि टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, नॉट रोटेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में अब जब 180 डिग्री लेंगे, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लेते हैं तो ये अनस्टेबल को बताता है, दैट इज अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब थीटा की वैल्यू आप 180 डिग्री रख रहे हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में भी टॉर्क तो 0 होगा 180 पर भी, क्योंकि साइन 180 क्या होता है, 0 होता है, साइन 180 0 होता है, तो 0 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस केस में भी टॉर्क क्या है, इस केस में भी टॉर्क क्या है, इस केस में भी टॉर्क मिनिमम है, वो भी क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखिए 180 डिग्री, इसका मतलब p वेक्टर और e वेक्टर 180 बना रहा है,
मतलब इस केस में चार्ज रिवर्स कर दिया है डायपोल। अब ये हमारा पी वेक्टर ये हुआ और ई वेक्टर ये हुआ, तो पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में कितने एंगल बन गए 180 डिग्री। तो देख रहे हैं दोनों अपोजिट है, पी वेक्टर और ई वेक्टर का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाएगा तो 180 डिग्री, और वो क्या बताएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को। यहां पर भी फोर्स देखिए क्यों टॉर्क जीरो हो रहा है, कारण देखिए यहां पर फोर्स किधर लगेगा, यहां पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है ना, और इस पर फोर्स किधर लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देख रहे हैं ना लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम हो गया, इसलिए टॉर्क क्या हो गया जीरो हो गया। यहां पर भी एंड डायपोल कैन नॉट रोटेट, यहां पर भी डायपोल रोटेट नहीं कर रहा है क्योंकि टॉर्क क्या है जीरो है, वो भी मिनिमम है, ठीक है। कोई दिक्कत, 180 पर अनस्टेबल को और 0 डिग्री पर स्टेबल को बताएगा, कोई दिक्कत, नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर ले, ओके चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे आप। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एफ नेट होता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डायपोल को रखेंगे तो नेट फोर्स इज जीरो ऑलवेज, और टॉर्क क्या होगा, नेट टॉर्क क्या हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ओके। अब देखिए टॉर्क जीरो भी हो सकता है मैक्सिमम भी हो सकता है, तो टॉर्क में और में नोट भी जीरो, ठीक है। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम टॉर्क डायपोल को रखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डायपोल को रखते हैं तो एफ नेट में और में नोट भी जीरो, उसके चलते टॉर्क भी में और में नोट भी जीरो। इसको लिख लीजिए, पहला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डायपोल को रखते हैं तो एफ नेट इक्वल टू जीरो ऑलवेज हमेशा, और साथ ही साथ टॉर्क जो होगा नेट टॉर्क में और में नोट भी जीरो, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो मैक्सिमम की बात होगी, जीरो होगी थीटा की वैल्यू तो मिनिमम की बात होगी, 180 होगी तब पर भी मिनिमम की बात होगी, लेकिन जीरो पर स्टेबल की बात होगी और 180 पर अनस्टेबल की बात होगी। जीरो और 180 में नोट रोटेट होगा, मतलब डायपोल कैन नॉट बी रोटेट, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप किसी डायपोल को प्लेस्ड करते हैं तो नेट फोर्स में और में नोट भी जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और नेट टॉर्क में और में नोट भी जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है जीरो, ओके। तो आज का क्लास यहीं तक, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आपको सेशन कैसा लगा आप लाइक करके हमें बताएं, कमेंट करके बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। इसी तरह पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।